नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी जी की जादुई कलम से लिखी हुई कृष्णकली इस उपन्यास का 16वां और अंतिम भाग। चलिए उपन्यास के समापन की ओर चलते हैं शिवानी जी के जादुई कलम से लिखे हुए जादुई दुनिया में, जहाँ का हर पात्र एक विलक्षण पात्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उपन्यास बड़ा रोचक लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उपन्यास के समापन की ओर। लिपस्टिक से रंगे ओठ के बीच दांत में ठुकी सोने की कील ने स्मृति द्वार का जंग लगा ताला सहसा खोल दिया। श्वशुर गृह में पहली बार मिली पांडे जी की गर्लफ्रेंड लॉरिन, कली की लॉरिन आंटी। प्रवीर चौंक गया। यहाँ क्या करने आई थी खुसट? कहीं पांडे जी ने उसे किसी स्मगल्ड पैकेट की दूती बनाकर तो नहीं भेजा था? कुछ देर तो पांडे तुम्हारे साथ थे। डर रही थी कि गाड़ी छूटने तक ही तुम्हें सी ऑफ न करता रहे, पर उसका भी प्रबंध कर लिया था मैंने। तुम्हारे साथ चलने के लिए टिकट भी ले चुकी थी। वैसे इफ आई नो, पांडे गाड़ी छूटने तक खड़ा रहे ऐसा पेशेंस उसमें है नहीं। लो, कहकर एक मोटा लिफाफा उसने प्रवीर का लटका हाथ एक प्रकार से खींच कर थमा दिया। आश्चर्य से प्रवीर गूंगा सा बन गया, पर आंखों ही आंखों में उसने पूछ लिया, ये कैसा लिफाफा दे रही है? यह किसका है? लेकिन वह रहस्यमय चेहरा क्या मदाम टुसोट का बनाया मोम का चेहरा बन गया था? उस निर्जीव चेहरे की एक भी दुरू रेखा प्रवीर के पल्ले नहीं पड़ी। उसे चिट्ठी थमाते वह तेजी से अपनी ऊंची एड़ियां खटकाती स्टेशन के मुंड मेले में ऐसी विलीन हो गई जैसे कोई व्यस्त डाकिया हो। पता पढ़कर पाने वालों को पत्र थमाना ही शायद उसका काम था। पत्र किसका है, कहाँ से आया है, यह सिरदर्द कहीं डाकिया मोल लेता है? गाड़ी आने में देर थी। बुक स्टॉल के ऊंचे तख्त पर टेक लगाकर उसने लिफाफा खोल लिया। नाम तो उसी का था। सुंदर गोल लिखावट के साथ ही परिचित मंद सुगंध गले में बाहर डालकर झूल गई। तुमने काबुल छोड़ दिया है ना काबुली वाले, इसी से लंबा नाम अब मैंने छोटा बना लिया है। लॉरिन आंटी के लिए मैंने कभी बहुत भारी गोल्ड बार स्मगल किए हैं। मेरी इस हल्की चिट्ठी को वह निश्चय ही आसानी से स्मगल करके तुम तक पहुंचा देगी। घबरा रहे हो कि कहीं बीच में ही चिट्ठी पढ़ न डाले? तुम्हारे पांडे जी की मित्र है ना वह, पर ऐसी नहीं है मेरी लॉरिन आंटी। हर इतवार को गिरजाघर जाती है। उस दिन शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध रखती है आंटी। कुछ बातों में पक्की क्रिश्चियन है वह, और सच्चा क्रिश्चियन कभी स्लाय नहीं होता। सोच रहे होंगे कि जा रही थी लंका और पहुंच गई इलाहाबाद। सीता का को क्या स्वयं रावण कभी लौटा सकता है? मुझे भी वही लौटा लाया जिसने रावण के 10 मुंड चुटकियों में मसल कर रख दिए थे। अब मैं नास्तिक तो नहीं हूँ कि अम्मा के साथ मंदिर भी जाती हूँ। 1 महीने से अम्मा भी यही हैं। गई थी यही सोचकर कि सब नाते रिश्ते तोड़कर कभी वापस नहीं लौटूंगी, पर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ट्रेन में मिल गई तानी मौसी और उनके ऐसे सिद्ध स्वामी जिन्हें देखकर शायद तुम भी चलती ट्रेन से कूद पड़ते। क्या पता, शायद वही तुम्हें देखकर कूद जाते। पता नहीं क्यों उनकी बातों में मुझे तुम्हारे ग्रह कलंक की दुर्गंध आई। चटपट एक अनजान स्टेशन पर उतर गई। सोचा था दूसरी गाड़ी से चली जाऊंगी, किया भी यही, पर एक ही मारात्मक भूल कर बैठी। जिस गाड़ी में चढ़कर बैठ गई उसके कलमुहे इंजन का मुंह किधर है यह नहीं देखा। बड़ी देर बाद जब समझ में आया कि जिन स्टेशनों की सीढ़ियां चढ़ती कुछ घंटे पहले गई थी, उन्हीं सीढ़ियों से एक बार फिर नीचे उतर रही हूँ। तब क्या विधाता मुझे जानबूझकर कलकत्ता खींच रहा था? हड़बड़ाकर चंद्रनगर में उतर गई। जब लॉरिन आंटी की नौकरी में थी तब यही मेरा महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर था। लॉरिन आंटी का भाई सैमसन वहीं रेल विभाग में डीलक्स ड्राइवर था। वहां पहुंची तो स्नेही दंपति ने मुझे बड़े प्यार से रोक लिया। कभी उनके आतिथ्य का मूल्य मैंने एक एक भारी गोल्ड बार देकर चुकाया था। इस बार खोखली हूँ यह शायद उन्होंने भी समझ लिया। इसी से आतिथ्य की पकड़ कुछ कुछ ढीली पड़ने लगी। तीसरे दिन मुझे बुखार आ गया, फिर सर्वांग में असह्य पीड़ा। मिसेस सिम्पसन को भय था कि मुझे कहीं चेचक न हो। उनके पास पड़ोस में महामारी मत्त नर्तन कर रही थी, पर मेरी महामारी उससे कहीं अधिक भीषण निकली। मुझे न जाने किस इंट्यूशन ने चौकन्ना कर दिया। यह पीड़ा और ऐसा मदहोश बनाने वाला विषम ज्वर साधारण नहीं हो सकता। लगता था एक बार फिर तुम्हारी बाहों में जबरन सिमट गई हूँ और पूरी देह अंगारी सी दहकने लगी है। तुम्हें फिर एक बार देखना चाहती हूँ। जानते हो क्यों? इस बार मैं ससुराल जा रही हूँ। अब तुम्हारी थैली के मेवे छीन कर खाऊंगी नहीं।
क्या एक बार आ पाओगे? मूर्ख डॉक्टर सोचते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है, पर बंबई के टाटा कैंसर अस्पताल में लोग हनीमून मनाने नहीं जाते, इतना मैं भी जानती हूँ। कुछ ही महीनों में मुरब्बे के लिए गोदे गए अवले से ये गोद दी गई हूँ। कभी मेरी हड्डियों से मज्जा कुरेद कर और कभी पानी बन रहे मेरे निर्दोष रक्त को सिरिंज से खींच डॉक्टर जब देखने लगते हैं तो मुझे हंसी आती है, ठीक जैसे कोई चतुर ग्राहक बेईमान ग्वाले के दूध की जांच कर रहा हो कि कितना पानी मिलाया गया है। मेरे ग्वाले ने मेरे जन्म से पहले ही दूध में पानी मिला दिया था, यह कोई नहीं जानता। पर क्या शानदार बीमारी है, मिनटों में बीमार को शहीद बनाकर रख देती है। जहां से निकलती हूँ वही लोगों की आंखों में मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस छलकने लगता है, जैसे अर्थी में बंधी कोई जवान लाश निकल रही हो। मैं जानती हूँ तुम आओगे, क्योंकि बीच बीच में मुझे लगता है मैं एक बार फिर अपने आरण्यक में पहुंच गई हूँ। मेरा सिर तुम्हारे घुटने पर टिका है और मेरे सिर पर धरा तुम्हारा हाथ कांपने लगा है। प्रयाग स्टेशन पर उतरना, जंक्शन पर नहीं, और फिर किसी भी रिक्शा वाले से कहना तुम्हें ईसाई टोले की मोटी मेम के यहाँ जाना है, तुम्हें पहुंचा देगा। लंबी चिट्ठी के अंत में किसी का नाम नहीं था। प्रवीर की गाड़ी आकर कब की जा भी चुकी थी। कुछ देर तक वह चिट्ठी हाथ में लिए बुद्ध सा खड़ा ही रहा, फिर दृढ़ कदमों से टिकट घर की ओर बढ़ गया। स्ट्रेची रोड के उस बंगले तक पहुंचने में उसे जैसे पूरा बरस लग गया था। जिस स्टेशन पर गाड़ी देर तक रुकती वह अधैर्य से झुंझला उठता। धीरे धीरे सामान उतारते अनजान यात्रियों पर उसे ऐसा क्रोध आता कि धक्का मारकर उन्हें उतार गाड़ी को तेजी से भगा ले चले। एक ही सज्जा के एक कतार में गमले से सजे बंगलों में आंटी का बंगला ढूंढने में उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। फूलदार एप्रन का हौदा लगाए छोटी मोटी मस्त हस्तिनी सी आंटी बरामदे में एक लंबे बांस पर झाड़ू बांध मकड़ी के जाले गिरा रही थी। उस विराट शरीर के क्षेत्रफल की गणना से ही प्रवीर सहम गया। लगता था बेडौल शरीर का क्षितिज दृष्टि की पकड़ में आ ही नहीं सकता। अनजान होने पर भी वह बांस नीचे पटक नाक पर बंधा रुमाल का नकाब खोल ठुमक कर हंसती प्रवीर का स्वागत करने ऐसे बढ़ आई जैसे वर्षों से उसे जानती हो। प्रवीर का माथा एक बार फिर ठनका। कहीं उसे बुद्धू तो नहीं बना गई थी कली। मेजबान के इस खिले हंसमुख चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा कि भीतर कोई मृत्युशैया पर पड़ी है। आइए आइए, अभी फल का रस पिलाकर सुलाकर आई हूँ उसे। वैसे कैप्सूल का असर मुश्किल से 25 मिनट रहता है, वहीं चलेंगे क्या? प्रवीर उसका स्वाभाविक स्वागत देखकर दंग रह गया। यह भी नहीं पूछा कि कौन है, कहाँ से आया है। रिक्शा से ऐसे सामान उतरवा लिया जैसे वो कोई बहुप्रतीक्षित लुभावना पाहुना हो। दूसरे ही क्षण वह संकोच से गड़ गया। हो सकता है कली उसे सब कुछ बता चुकी हो। वहीं चलेंगे ना? फिर बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए वह साफ सुथरे छोटे कमरों से पथ दिखाती उसे भीतर ले चली। स्थूल शरीर के अनुपात में चीनी सुंदरियों के से बांधकर बरबस छोटे बनाए गए उसके छोटे छोटे पैर लाल मखमली स्लीपरों में बिल्ली कैसे पंजे धर रहे थे। प्रवीर का कलेजा धड़क कर मुंह को आ गया। चेहरा पल भर को लड़कियों की सी ब्रीड़ा से रंग कर जैसे लाल पड़ गया, जैसे उस मोटी मेम ने उसकी एक एक धड़कन सुन ली हो। पलंग पर सो रही कली के सिरहाने धरी कुर्सी पर प्रवीर को बैठने के लिए हाथ का मुख संदेश देकर वह फुसफुसाई, यहाँ बैठिए, अभी जग जाएगी, मैं चाय ले आऊं। फिर पल भर को वह टेढ़ी गर्दन करके दोनों को ऐसी मुग्ध दृष्टि से देखने लगी जैसे किशोरावस्था में पढ़े गए अपने किसी प्रिय रोमांटिक उपन्यास का सबसे रोचक परिच्छेद दोबारा पढ़ रही हूँ। प्रवीर कुछ पूछता इससे पहले ही वह चाय लेने चली गई। उसे कली के साथ एकांत में वह क्या जानबूझकर ही छोड़ गई थी? तकिए पर पड़े कमनीय लुप्त चेहरे को प्रवीर ने ध्यान से देखा। क्या सचमुच ही ऐसा घातक रोग व्याल उस चंदन विटप से लिपट गया होगा? गुलाबी नाइटी की लेस ने देवदूत से निष्पाप चेहरे को पंखुड़िया सा घेर लिया था। विषम ज्वर की व्यथा ने ही उसे शायद घिस कर रख दिया था। लग रहा था कोई 10-12 साल की अबोध बालिका थक कर सो रही है। नन्हे वक्षस्थल फरी धरी दो दुर्बल कलाइयां उठ उठकर प्रकंपित श्वास निश्वास के साथ साथ गिर रही थी। प्रवीर कुछ ही महीनों पूर्व पवित्र अग्नि को साक्षी बनाकर लिए गए 7 फेरों की शपथ भूल कर रह गया। नदी की कच्ची कगार पर खड़ा विवेक विटप भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। क्या पता इस अमूल्य एकांत का अचानक ही अवसान हो जाए। वह झुका और कानों के पास मुंह सटाकर पागल की भांति पुकारने लगा, कली कली, पर वह नहीं जगी। किसी शक्तिशाली कैप्सूल प्रदत्त अस्वाभाविक प्रगाढ़ निद्रा में डूबी कली के क्यूपिड अधर मंद स्मित में खिंच गए। क्या कोई मीठा सपना देख रही थी वह?
कभी उसके क्षुधातुर अधर ऐसे ही प्रवीर के रूखे कर्णमूल का स्पर्श कर प्यासे ही लौट गए थे। आज शायद इसी से वह उसे याचक बनाकर अपना प्रतिशोध ले रही थी। इस बार प्रवीर का चेहरा ठंडे रोग जीर्ण चेहरे से सट गया। कली हिली, चौंक कर छाती पर निश्चेष्ट पड़ी दुर्बल कलाइयों ने प्राणाधिक चेहरे को धड़कती कनपटी के पास खींच लिया। मैं जानती थी तुम आ जाओगे। फिर वह तकिया खिसका कर बैठने ही लगी थी कि समझदार आंटी खांसती खखारती दूर से ही अपनी फायर ब्रिगेड उपस्थिति का घंटा अलार्म टनटनाती चली आई थी। प्रवीर संभल कर विलग हो गया, पर कली ने हाथ नहीं छोड़ा। वह अपनी दुबली पकड़ में उस पुष्ट कलाई को ऐसे कसकर साध रही थी जैसे छूटते ही वह हाथ से छिटक जाएगी। आंटी ने हाथ की ट्रे छोटी मेज पर धरकर प्रवीर के सामने खिसका दी। उनके लज्जा से लाल पड़ गए चेहरे को कली ने देख लिया। तुम तो ऐसे ब्लश कर रही हो आंटी जैसे यह मेरा नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा प्रेमी हो। तकिए के सहारे बैठकर वह हंसती हुई आंटी को छेड़ने लग गई। प्रवीर संकोच से गड़ गया। क्या ऐसे विषधर रोग भुजंग की जगड़ में भी वह हास प्रयास नहीं छोड़ सकी थी? आंटी के बनाए मोरेंग नहीं लोगे क्या? धरते ही मुंह में ऐसे गर जाते हैं जैसे किसी किशोरी के चुंबन। हंसकर उसने एक मोरेंग लपक कर मुख में धर लिया। आंटी रुआंसी हो गई। देख रहे हो सनी, दिन रात ऐसा ही बचपना करके मुझे रुलाती रहती है यह लड़की। मीठा ऐसे एकदम मना है, फिर आज सुबह से यह इसका तीसरा मोरेंग है। मैं तो बनाती भी नहीं, पर आंटी रुक गई, कुछ कह ही नहीं सकी। गला उनका रोंद कर रह गया। कहो कहो, कह डालो ना। कली की बड़ी आंखें क्या उस घातक रोग ने ही कानों तक खींचकर और बड़ी कर दी थी? काली भौर पुतलियों में बचकानी चूहल की रंग बिरंगी तरंगे उठ उठ कर गिरने लगी। मैंने ही जीत की थी आज। वह अंगुलियां चाटती दूसरा मोरंग उठाने लपकी, पर आंटी ने चट से प्लेट ही उठा ली। आंटी बनाओ मोरंग, नहीं बनाए और इसी बीच में कहीं चल दी तो अपनी कब्र में फिर चैन से नहीं सो पाओगी। बस यही बंदर घुड़ के काम कर गई। पर वाह, क्या बढ़िया बेक किए हैं। उस लोक में कहीं शाही दावत हुई और खानसामे के क्रेडेंशियल्स मांगे गए तो तुम्हें रिकमेंड कर जल्दी वहां बुलवा लूंगी। क्षण भर पूर्व आंटी के बचकाने चेहरे पर उभर आई विषाद की बदली छट गई। यह हंसने हंसाने वाली लड़की क्या उन्हें कभी रोने देती थी? सुन रहे हो इसकी बातें? दूसरा प्याला दो सनी। आंटी मोटी कमर पर शिथिल एप्रन का तंबू तानती फिर चाय बनाने झुक गई। ए आंटी, अम्मा फाफा माऊ से नहीं लौटी क्या? नहीं, आती ही होंगी। अच्छा, तब सुनो, जब तक अम्मा नहीं आती तुम भी कहीं घूम आओ ना। वह सर से तकिए पर सरक गई। उस दुस्साहसी लड़की की स्पष्टवादिता एक बार फिर प्रवीर को संकोच के रसातल में खींच ले गई। क्या सोचती होगी वह अपरिचित महिला? आप बैठिए ना, मैं हाथ मुंह धोआऊं। प्रवीर उस अपदस्थ हो गई सरला महिला के प्रस्थान प्रस्ताव को टालने स्वयं ही उठ गया। बैठो सिली। कली ने हाथ पकड़कर इस बार उसे फिर कुर्सी पर बिठा दिया। हाथ मुंह फिर भी धोया जा सकता है मूर्ख, वह फुसफुसाकर कहने लगी। एक बार अम्मा आ गई तो समझ लो जेलर आ गया। यह एकांत फिर नहीं जुटेगा। जाओ तो आंटी, बी अ ब्रेक। कुर्सी डालकर बरामदे में अपनी क्रॉस स्टिच बनाते रहना। अम्मा के आते ही खांसी का छोटा सा सिग्नल दे देना, बस। हंसती हुई आंटी हाथ में ट्रे लिए एक बार फिर नवोड़ा षोडशी सी लजाती हुई लाल पड़कर बाहर चली गई। देखा, वह हंसकर पालतू बिल्ली सी प्रवीर के कंधे से गाल घिसती सट गई। चतुरबंदी ऐसी द्वार पर पहरा देते सिपाही को अपने षड्यंत्र में मिलाता है। कंधे तक झूलते केशगुच्छ अब बीमारी में और लंबे होकर नीचे तक लटक आए थे। पहले एक बात बता दूं, आंटी सब जानती है। मैंने उन्हें सब कुछ बतला दिया था, पर अम्मा अभी कुछ नहीं जानती। तुम्हें देखते सब जान लेंगे। अम्मा और आंटी में यही अंतर है। आंटी को मैं न बतलाती तो उनकी बच्ची सी निष्कपट आंख तुम्हें मेरी बाहों में देखकर भी शायद यही सोचती कि मेरा बिछुड़ा भाई भतीजा है। पर अम्मा सब कुछ जान लेती है। वह कुछ देर तक चुप रही, जैसे थक गई हो। फिर रुक रुक कर कहने लगी। मैंने जानबूझकर ही अम्मा को अपनी बीमारी की खबर दी। सोचा जब जाना ही है तो क्यों न सबसे हाथ मिलाकर ही जाऊं। हंसकर कली ने प्रवीर का हाथ गालों से सटा लिया। क्या निमग्न कपोलों के गहरे गड्ढे और भी गहरे हो गए थे? कैसा आश्चर्य था कि ऐसे घातक रोग ने काया को घिसकर आकर्षक चेहरे को कुछ ही महीनों में और भी आकर्षक बना दिया था। अम्मा से मैंने क्यों नहीं कहा जानते हो? मुझे लगा उनसे कहूंगी तो मन ही मन कहेंगी, देखा ना,
हार गई छोकरी, मेरी खिल्ली उड़ाते थी, आज खुद ही ठोकर खा गई। पत्नी के लिए मान प्रतिष्ठा के लिए पत्नी के लिए मान प्रतिष्ठा के लिए उनका प्रेमी उन्हें अंगूठा दिखा गया, और मेरा प्रेमी? वह फिर आंखें मूंद कर बाह से सट गई। बदली से घिरी म्लान संध्या बरामदे में उतरते धृष्टता से खुली खिड़की से कूदकर कमरे में रेंगने लगी थी। न जाने कब तक दोनों भयावह परिस्थिति से सहमे एक दूसरे से सटे चेतना ही खो बैठे थे। आंटी ने सम कर खांसा और कली ने बेड स्विच दबा दिया। धुंधली रोशनी में वह आंखें बंद कर चुपचाप लेट गई। हाथ में पूजा की छोटी टोकरी लटका आंटी के साथ साथ अम्मा कली के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और प्रवीर कुर्सी से उठ गया। कली के मित्र है, आंटी उसका परिचय देने लगी। इन्हीं के परिवार के साथ कली कलकत्ते में रहती थी, अभी अभी शादी हुई है। आंटी ने सरल चातुर्य से उसके सद्य विवाहित होने का प्रसंग भी जोड़ दिया, जिससे शक्की पन्ना और कुछ न समझ बैठे। उठ क्यों गए, बैठिए ना, पन्ना ने अपने उसी मीठी स्वर में कहा जो भुलाए गए पेशे के भूल जाने पर भी कंठ में रिस गया था। उस कंठ की सधी मीठी बैठिए सुनकर मजाल थी कि कोई न बैठे। प्रवीर बैठ गया। श्वेत चिकन की साड़ी, कोहनियों तक सुडौल बाहुओं में चुस्त कसा श्वेत ब्लाउज, गले में तुलसी की कंठी और ललाट पर चंदन की बिंदी। कब आए आप? पन्ना ने पूछा। अभी अभी तो आए, आंटी फिर चहकने लगी। उस संकोची गंभीर युवक पर आंटी को तरस आ रहा था। इसी से उससे पूछे गए हर प्रश्न के तलवार के वार को वह ढाल बनी स्वयं बढ़कर झेल रही थी। पत्नी को क्यों नहीं ले आए? फिर वही मोहक मीठी हंसी। कली का भी जी बहला रहता। पन्ना ने बड़े प्यार से सोई कली के माथे पर हाथ फेर कर कहा, लाएंगे लाएंगे। आंटी फिर उसी उत्साह से कहने लगी, लाएंगे क्यों नहीं? कली बेटी, तुम्हारी दूसरी कैप्सूल का टाइम हो गया, ले आओ। किसी चतुर फैंसिक के पैंतरेबाज की भांति उन्होंने दवा का प्रसंग छेड़ पैंतरा बदल लिया। कैसा जी है बेटी? पन्ना की गोरी सुडौल कलाई मुंदी पलकों को फिर सहलाने लगी। कली ने ऐसे चौंक कर आंखें खोली जैसे अब तक सचमुच ही उसे झपकी आ गई थी। आंटी ने घड़ी देखकर उसे कैप्सूल खिलाई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। अम्मा, कली की डूबी आवाज किसी दूर की मस्जिद के गुंबद में गूंज रहे अजान से गूंज गई। क्या है बेटी? अम्मा, मेरे ये मित्र गाने के बेहद शौकीन है। प्रवीर ने सहम कर पलंग पर पड़ी परिहास प्रिया की ओर देखा। पता नहीं अब क्या कह बैठेगी। बात बात में ही हंसी से थिरकने वाले ओठों पर स्मित का इंद्रधनु खेलने लगा था। खुद कहने में शर्मा रहे हैं, पर तुम्हारा लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड भी है इनके पास। इन्हें आज वही गाना सुना दो अम्मा। कौन सा री? प्रिय प्रसंग के उल्लेख से पन्ना अब भी खिल उठती थी। संगीत चर्चा ही तो उसकी एकमात्र दुर्बलता रह गई थी। पन्ना की गोल गोल कलाई में अपने दुर्बल कलाई का गजरा सा लपेटती कली स्वयं गुनगुनाने लगी। प्रौढ़ा स्वर नटिनी ने धीमी गुनगुनाहट को पहचाना और पल भर को चेहरा फक पड़ गया। बेवकूफ कहीं की! दबे स्वर में वह बच्ची सी मचल रही कली को फटकारने लगी। यह क्या कोई गाना है? वाह, आप क्या सोचती हैं कि ऐसी बीमारी का फांसी फंदा गले में पड़ गया है तो मैं जाने तक रामधुन छोड़ और कुछ सुन ही नहीं सकती? मैं यही गाना सुनकर रहूंगी। आपने नहीं सुनाया तो न फिर तीसरी कैप्सूल खाऊंगी, न बिस्तर पर लेटूंगी, खुद ड्राइव करके पूरा इलाहाबाद घूम आऊंगी। यह कली की सबसे बड़ी धमकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि बाहर से भली चंगी स्वस्थ दिखने वाली उस लड़की के पीठ में कभी भी शरीर में घात लगाए बैठा छिपा रोग शत्रु घातक छुरा घूम सकता है। एक बार कहीं सामान्य चोट भी खा गई तो अनवरत बहते रक्त प्रवाह को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। जिद्दी कली को असाध्य रोग की पीड़ा ने और भी जिद्दी बना दिया था। पन्ना सिर झुकाकर गाने लगी, जो बनवा के रस जो बनवा के रस ले गई लो, गूंजी रे भंवरा। वर्षों के रियाज में सदा मिश्री गुला कंठ स्वर एक ही पंक्ति को बार बार दोहराने लगा। अपने स्वाभाविक स्वर को शायद कुछ दबाकर ही पन्ना गा रही थी, पर क्या आसन्न प्राय मृत्यु की सारंगी ही उसे जवाबी संकेत दे रही थी? प्रवीर को लगा बिस्तर पर पड़ी कली उस मधुर गुंज के साथ साथ कुमलाती जा रही है। उसके जी में आया वह सबके सामने निर्लज्ज बनकर उसे गोदी में उठाकर कहीं भाग जाए। ले, अब तो खाएगी कैप्सूल? पन्ना ने बड़े दुलार से आंटी के हाथ से कैप्सूल लेकर उसे खिला दिया और उठ गई। चलूं, आरती कराऊं? आप भी तो थक गए होंगे। अपनी मधुर मोहक मुस्कान के साथ वह प्रवीर की ओर मुड़कर ठिठक गई। मैंने इनके लिए कमरा ठीक कर दिया है,
आंटी बड़े उत्साह से कहने लगी, बॉबी का कमरा खाली पड़ा है, खाना खाकर आराम से सो रहिएगा। अम्मा चली गई हैं आंटी, अब तुम जाकर खाना लगा दो। कली एक बार फिर उचक कर बैठ गई। उत्तेजना से उसकी दोनों आंखें चमकने लगी थी। जानते हो आंटी क्या कहती है? कहती है, अम्मा एकदम पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस लगती है। और जिस दिन पहली बार अम्मा को देखा तो बोली, हूबहू अपनी अम्मा का ठप्पा है कली। फिर अपनी एक आंख दुष्टता से मींच कर कली ने आंटी का हाथ पकड़कर बड़े लाड से हिला दिया। यू इडियट, कहती वह एक बार फिर तकिए पर सरक गई। लग रहा था न उसे बैठकर चैन आ रहा है न लेटकर। तब मैं क्या जानती थी सनी। अच्छा अच्छा, अब सुनो आंटी, खाना खूब बढ़िया बनवाना, समझी? कल तक ये पांडे जी के दामाद थे, आज से तुम्हारे दामाद हैं। ओह माय गॉड! आंटी ने पूरा एप्रन मुंह में ठूस लिया। 4-5 ठुड्डियों के शिलाखंडों में से झरझराती हंसी की आनंद निर्झरणी विराट वक्षस्थल के उत्तुंग पर्वतद्वय भिगोती विशाल उदर उदधि को प्रकंपित कर उठी। दिन भर में किया गया कली का एक आध ऐसा निर्लज्ज मजाक आंटी की सारी उदासी को दूर भगा देता था। आंटी चली गई तो दोनों एक बार फिर एकांत के धुंधलके में डूब गए। तुम सोच रहे होगे कि मैं कितनी बेहया हूँ। क्षण क्षण बदलते नित्य नवीन रूप के साथ कंठ का बहुरूपिया चोला भी क्या स्वयं ही बदल जाता है। कभी आनंदी हंसी का उज्जवल तार सप्तक प्रवीर को चौंका देता और कभी सिसकियों में डूबी आवाज उसका कलेजा कचोट उठती। बहुत पहले विवियन के डैडी हमारी जिद से ऊबकर हमें जेल दिखाने ले गए थे। खड़े होकर चक्की के बड़े बड़े पार्ट चलाते मुछंदर कैदी, निवाड़ बिनते, दरी बिनते ऐसे छोकरे कैदी जिनकी शायद मूछें भी नहीं निकली थी। फिर फटी फटी आंखों और सपाट चेहरे वाली औरतें, जिनमें से एक नाउन थी, दूसरी मालिन। दोनों ने अपने अपने सुहाग को अपने हाथों से फूंक दिया था। पति घाती उन मर्दानी औरतों को देखकर सहमी विवियन बाहर भाग गई थी। डैडी, आपने हमें फांसी की सजा वाले कैदी नहीं दिखाए। मैंने कहा तो डैडी ने डपट दिया था, नहीं, वहां तुम लोग नहीं जा सकती, अश्लील गालियां बकते हैं अभागे। पर मैं जानबूझकर ही अपनी जिद से उस दालान में पहुंच गई जहां चिड़ियाघर के सीखचों में बंद वे भूखे शेर चक्कर लगा रहे थे। मुझे देखते ही उनके अश्लील ठहाकों की पिचकारियां छूटने लगी। जेलर को देखकर भी वे अपने को नहीं रोक पाए। मुझे खींचकर विवियन के डैडी बाहर चले आए। मौत की सजा मिली है, इसी से ये जंगली ढोर बेहया हो गए हैं, उन्होंने कहा था। मुझे भी मौत की उसी सजा ने बेहया बना दिया है। कली ने हंसकर प्रवीर का हाथ दबा दिया। तुम जल्दी ही चले जाओगे क्या? जाना तो मुझे आज ही था, अब कहीं से ट्रंक करना पड़ेगा। कल शाम को चलकर अब परसों ही पहुंचूंगा। पल भर को कली का क्लांत चेहरा फर से तकिए की गहराई में कछुए के सिर सा दुबक गया। आंटी के विराट शरीर को अपनी चुहल के भूकंपित धक्के से पत्ते सा हिलाने वाली, गंभीर माँ को अपनी बचकानी जिद से पराजित करने वाली कली जैसे चुक गई थी। शायद वह जान गई थी कि अपनी दुर्बल बाहें फैलाकर वह विवश जाने वाले को नहीं रोक पाएगी। मैं तुम्हें देखने फिर आऊंगा कली। प्रवीण ने उसके नुकीले कंधे पर हाथ रख दिया। अभी पहला ही चार्ज है ना। वह अपनी विवशता की कैफियत देने लगा। वह चुपचाप पड़ी रही। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि वह कब आएगा। शून्य में फैली दो दुर्बल बाहों के आह्वान से क्या दो स्वस्थ पुष्ट फैली बाहों ने उसे सहसा चुंबक सा अपनी ओर खींच लिया था। अम्मा आरती कर प्रसाद देने आई तो देखा प्रवीर बुद्ध सा कुर्सी पर ही बैठा था। अरे, आप तब से ऐसे ही बैठे हैं? खाना तैयार है, बस लगाने जा रही हूँ। आप गोश्त तो खाते हैं ना? कली फिर चहकने लगी। अम्मा, इन्हें कल जाना है, नहीं तो आपसे कहती इन्हें अपने हाथ का बना खड़े मसाले का गोश्त खिला दे। कोई बात नहीं बेटी, फिर जब आएंगे तो मुझे लिख देना, मैं वहां से आकर इन्हें अपने हाथ से गोश्त बनाकर खिला दूंगी। कैसी स्निग्ध रानियों वाली हंसी थी और आंखों से टपकता कैसा अपूर्व तेज। तुम्हें लिखने वाली तब तक रहे तब न। आनंदी आंखों से बड़ी देर से लुप्त हो गई हंसी एक बार फिर लौट आई। चुप कर, दिन भर बकती रहती है, न रहे तेरे दुश्मन। पन्ना खाना लगाने चली गई तो दब से हंसी का दिया फिर से बुझ गया। कल वह चला जाएगा। मैं तुम्हें देखने जल्दी ही आऊंगा कली, और बार बार आता रहूंगा। प्रवीर ने कली के बिखरे बालों को सहलाया। मत आना, मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना है। अपने घुटन उसने कंठ ही में घुटक ली। विद्रोहने का अटपटा आदेश प्रवीर नहीं सुन पाया। क्या कह रही हो कली? उसने बड़े लाड से पूछा और झुक गया। कुछ नहीं, कली ने दीवार की ओर मुंह फेर लिया।
रात का खाना उस दिन मेज पर न लगकर कली के कमरे में ही लगा। आंटी ने अपना वह डिनर सेट निकाला जो उन्हें उनके पहले प्रेमी ने उनकी 17वीं वर्षगांठ पर उपहार में दिया था। कली जानबूझकर ही उस ऐतिहासिक डिनर सेट की कहानी दोहराने लगी थी। आंटी के सब प्रेमियों ने उन्हें ऐसा ही उपहार दिया होता तो आज तक आंटी के पास 32 डिनर सेट होते। क्यों, है ना आंटी? वर्जित मीठी जेली के लिए मचलती कली को आंटी रोकने लगी तो वह पलंग से कूदकर प्रवीर के पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। देखते ही देखते उसने पन्ना की नजर बचाकर प्रवीर के हाथ से उसकी झूठी प्लेट छीन ली और ऐसे खाने लगी जैसे देवता का प्रसाद हो। अम्मा हाथ धोकर लौटी तो वह शांत आज्ञाकारिणी बालिका सी पलंग पर लेटी थी। मैं सोचती हूँ आज कली दिन भर नहीं सोई है, अब और स्ट्रेन करना ठीक नहीं है। और दिन काटने पर भी न कटने वाला समय क्या आज पंख लगाकर उड़ गया था? पन्ना का पलंग कली के पलंग से सटकर लगा था। चाहने पर भी चतुर बंदिनी अब सतर्क जेल वार्डन को नहीं छल सकती थी। कली के कमरे से एक कमरा छोड़कर ही बॉबी का वह कमरा था जहां आंटी प्रवीर को पहुंचा आई थी। प्रवीर सोया नहीं, खुली खिड़की के पास देर तक ही खड़ा रहा। जिस अबाध्य प्रेम ने कली को उस रात दुस्साहसी छलांग के लिए प्रेरित किया था, वही दुस्साहस उसके नस नस में व्याप्त होकर उसे उन्मत्त बनाने लगा। क्यों न वह दबे पैरों अंधेरे कमरों को टटोलता जाकर कली के सिरहाने खड़ा हो जाए और उसे चुपचाप बाहों में भरकर अपने कमरे में ले आए। पर उसके पार्श्व में तो एक ऐसी सतर्क संरक्षिका सो रही है जिसने यौवन काल में रात रात पर जग कर न जाने कितने निशाचर अतिथियों का आतिथ्य निभाया होगा। वह क्या इस अतिथि की दबी आहट को भी नहीं पकड़ लेगी? आंटी ने कहा था कि डॉक्टर ने कली की अधिक से अधिक वर्ष भर जीने की अवधि दी है, पर संभव यह भी था कि मृत्यु कभी अनजाने में ही उसे आकर दबोच ले। एक बार दिल्ली जाने पर वह क्या सहज ही में फिर लौट पाएगा? इस अनिश्चित अवधि का एक एक अमूल्य क्षण वह मुट्ठी में दबोचकर भागना चाह रहा था। दिल्ली में पहुंचने पर चतुरा नई पत्नी की सतर्क दृष्टि के सर्चलाइट छल बल से बनाए गए अंधकार के घेरे को चीर भागते दस्यु को कभी भी पकड़ सकती थी। सोच विचार और मनस्ताप से बिंधा प्रवीर कभी बड़े दुस्साहस से बरामदे तक जाता, पर दूसरे पल पन्ना की खांसी उसे कायर बना देती। सारी रात ऐसे ही कवायद में बीत गई। उजाला ठीक से हुआ भी नहीं था कि वह बरामदे में टहलने लगा। अचानक भड़ाक से द्वार खोलकर हाँफती सिसकती आंटी उससे लिपट गई। सनी, गजब हो गया। मैं सुबह ही कैप्सूल खिलाने गई तो देखा ठंडी पड़ी है, मुंह से अजीब आवाज निकल रही है। ऐसा तो कभी करती ही नहीं थी। तुम चलकर देखो जरा, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। मुझे तो लग रहा है शी इज सिंकिंग। कल रात जो आनंद उर्मियां बिखेरती चपल मछली से सर्र तैरती इधर उधर नाच रही थी, वो डूब कैसे सकती थी? प्रवीर कमरे में पहुंचा तो पन्ना सिरहाने बैठी रुमाल से कली के ललाट का पसीना पोंछ रही थी। दोनों हाथ छाती में धरे वह जिस प्रगाढ़ निद्रा में डूबी सो रही थी उसको प्रवीर ने देखते ही पहचान लिया। क्या ऐसी बीमारी में भी वह त्रैलोक के दर्शन की गोलियां नहीं छोड़ सकी थी? कभी कभी सारा शरीर ऐंठन से गठरी बन जाता और पल भर को सुंदर चेहरा पीड़ा से विकृत होकर नीला पड़ जाता। दूसरे क्षण फिर गर्दन लटक जाती, चेहरे पर शांत निद्र शिशु की सी मुस्कान खेलने लगती और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास देख पन्ना बड़ी आश्वस्त दृष्टि से प्रवीर की ओर देखने लगती। डॉक्टर मोजेस ने आने में विलंब नहीं किया। झुककर उसने प्रगाढ़ निद्रा में डूबी अवश देह की एक एक पसली को ठोक पीट कर देखा। अनुभवी हाथ में नाड़ी की क्षीण गति को बांधा। रेशमी पलकों की चिलमन को बरबस चीर कर क्षण क्षण पथरा रही आंखों को देखा और फिर खड़ा हो गया। जिस रोग ने इतने महीनों से घात लगाई थी, इस बार का प्राणघाती अभियुक्त वह रोग नहीं था, इसमें डॉक्टर को भी संदेह नहीं था। इसने कुछ खा लिया है, वह धीमे स्वर में कहने लगा। बहुत बड़ी मात्रा में खाया है, हो सकता है स्लीपिंग पिल्स की पूरी शीशी ही घुटक ली है। अस्पताल ले जाने में बेकार परेशानी में पड़ जाओगी, उस पर भी अब कोई बचा नहीं सकता। पल्स इज ऑलमोस्ट गॉन। हो सकता है 10 मिनट या 15 मिनट। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि सांस लेने को जूझती हाफती कली हार कर चुक गई। मृत्यु सुनने में कितनी भयावह लगती है, पर देखने में उतनी ही निरीह, स्वाभाविक। अभी वह थी और अभी नहीं। दोनों हाथ अभी भी छाती पर धरे थे। अर्ध उन्मिलित बड़ी आंखें तो पहले भी ऐसे ही अधखुली कर सोती थी वह। आंटी अपने को रोक नहीं पाई। हिस्टेरिकल सिसकियों के से विराट देह कांपने लगी।
पर पन्ना शांत स्थिर बैठी थी। ऐसी स्तब्ध होकर वह तब भी बैठी रही थी जब विधाता ने इस अनामा संतान को उसकी सूनी कोख में डाल आकस्मिक औदार्य से उसे मां बना दिया था। और आज उसी आकस्मिक क्रूर हृदयहीनता से उसे एक बार फिर संतानहीना बना दिया। डॉक्टर आंटी का पुराना मित्र था। सिसकती आंटी के कान के पास जाकर वह फिर फुसफुसाने लगा। मैं सोचता हूँ अब देर मत करो, जितने जल्दी हो इसकी मिट्टी उठा दो। आजकल की पुलिस का कोई ठीक ठिकाना नहीं। ईसाई टोले से पहली हिंदू मिट्टी उठ रही थी। इसी से आंटी को हिंदू इष्ट मित्र जुटाने में कुछ विलंब हुआ। स्वयं उनके हिंदू कमिश्नर मित्र ने आकर उनकी सहायता की। प्रवीर एक बार भी बाहर नहीं निकला। पता नहीं आंटी के बंगले का कौन सा अनजान अंधेरा कमरा था वह। शायद पैंट्री थी। वहीं चोर सा दुबक कर घंटों बैठा रहा। बड़ी देर बाद आंटी चाय का प्याला लिए उसे ढूंढती ढूंढती पहुंच गई। अरे तुम यहाँ बैठे हो? उसे तो कब का ले गए। ऐसी सुंदर देह और जलाकर खाक कर देंगे। हिंदू शास्त्र हमारी समझ में नहीं आता। अपनी सिमेट्री में होती तो मार्बल टॉप बनवाती। आंटी का गला रुंध गया। कब्र के पत्थर के नीचे दबने से तो अच्छा था कि चिता में जलकर उसका कुछ भी शेष न रहे। तुम बैठो सनी, मैं जरा चर्च जा रही हूँ टू प्रे फॉर हर सोल। मर्दाने रुमाल से नाक पोंछती आंटी चली गई। प्रवीर के हाथ का प्याला कांप गया। टू प्रे फॉर हर सोल? जिसने उसके चदरे से अपनी चुनरी के गांठ बांधकर श्मशान में महोत्सव मनाया था, क्या वह उसकी उसके आत्मा की शांति के लिए एक बूंद पानी भी नहीं देगा? हड़बड़ाकर वह उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। संगम पहुंचा तो डूबते सूरज ने गंगा का आंचल रंग यमुना का छोर थाम लिया था। एक टूटे से बजरे में संगम के बीच पहुंचकर वह उतर गया। फिर बड़ी असमंजस में दोनों पैर पानी में डुबोए कुछ देर तक खड़ा ही रह गया। क्या किसी की मिट्टी देकर आए हो बाबू? अधेड़ नाव वाले की सहानुभूतिपूर्ण जिज्ञासा को उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, पर वह उसके उदास चेहरे की व्यथा को भांप कर समझ गया कि चोट ताजी है। ठीक जगह पर खड़े हो बाबू, मिट्टी को पानी यही दिया जाता है। दक्षिणाभिमुख हो उसने एक अंजलि भरकर मुक्तिदायी पावन अमृत उठा लिया। पर क्या कहकर छोड़ेगा यह जल? न उसका कुल था न गोत्र। हिंदू शास्त्र तो उस पार जाने वाले यात्री से भी कुल गोत्र का वीसा मांगता है। तब क्या यह जल उस अनामा कुल गोत्र की प्रेत्योनि तक नहीं पहुंचेगा? एक पल को उसे लगा जन्म जन्मांतर के तृषार्थ दो सूखे अधर उसकी जल भरी अंजलि से सट गए हैं। ललाट पर वैष्णवी त्रिपुंड, गले में तुलसी की माला, अर्धनग्न पीठ पर फैले काले केश। संगम तट की प्यासी आदर्शी वैष्णवी उसके पास फिर आकर क्या खड़ी हो गई थी। प्रवीण ने आंखें बंद कर ली। ओठ स्वयं ही बुदबुदाने लगे। एकाग्रह प्रयतो भूत्वा इमं मंत्र मुदोरेत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अवशेनापि यन्नास्मि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः। पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव। विवशता से फैली हथेली में मुंदा जल झरझराकर फिर संगम के नीलाभ जल में एकाकार हो गया। मित्रों, ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कृति पुस्तक का आकार लेने भी नहीं पाती है, किंतु उसकी प्रसिद्धि से साहित्य जगत चौंक जाता है। कृष्णकली के साथ ऐसा ही हुआ था। कौन थी यह कृष्णकली? कृष्णकली ने न कभी हारना जाना न झुकना, उसने टूटना भले स्वीकारा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा लिखित उपन्यास कृष्णकली, इसका 15वां और आखिरी भाग। मुझे पूरी आशा है कि आपको उपन्यास बड़ा रोचक लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। उपन्यास वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उपन्यास वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। उपन्यास वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कोहनियों तक सुडौल बाहुओं में चुस्त कसा श्वेत ब्लाउज, गले में तुलसी की कंठी और ललाट पर चंदन की बिंदी। कब आए आप? पन्ना ने पूछा। अभी अभी तो आए। आंटी फिर चहकने लगी। उस संकोची गंभीर युवक पर आंटी को तरस आ रहा था। इसी से उससे पूछे गए हर प्रश्न के तलवार के वार को वह ढाल बनी स्वयं बढ़कर झेल रही थी।
पत्नी को क्यों नहीं ले आए? फिर वही मोहक मीठी हंसी। कली का भी जी बहला रहता। पन्ना ने बड़े प्यार से सोई कली के माथे पर हाथ फेर कर कहा, लाएंगे लाएंगे। आंटी फिर उसी उत्साह से कहने लगी, लाएंगे क्यों नहीं? कली बेटी, तुम्हारी दूसरी कैप्सूल का टाइम हो गया, ले आओ। किसी चतुर फैंसिक के पैंतरेबाज की भांति उन्होंने दवा का प्रसंग छेड़ पैंतरा बदल लिया। कैसा जी है बेटी? पन्ना की गोरी सुडौल कलाई मुंदी पलकों को फिर सहलाने लगी। कली ने ऐसे चौंक कर आंखें खोली जैसे अब तक सचमुच ही उसे झपकी आ गई थी। आंटी ने घड़ी देखकर उसे कैप्सूल खिलाई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। अम्मा, कली की डूबी आवाज किसी दूर की मस्जिद के गुंबद में गूंज रहे अजान से गूंज गई। क्या है बेटी? अम्मा, मेरे ये मित्र गाने के बेहद शौकीन है। प्रवीर ने सहमकर पलंग पर पड़ी परिहास प्रिया की ओर देखा। पता नहीं अब क्या कह बैठेगी। बात बात में ही हंसी से थिरकने वाले ओठों पर स्मित का इंद्रधनु खेलने लगा था। खुद कहने में शर्मा रहे हैं, पर तुम्हारा लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड भी है इनके पास। इन्हें आज वही गाना सुना दो अम्मा। कौन सा री? प्रिय प्रसंग के उल्लेख से पन्ना अब भी खिल उठती थी। संगीत चर्चा ही तो उसकी एकमात्र दुर्बलता रह गई थी। पन्ना की गोल गोल कलाई में अपनी दुर्बल कलाई का गजरा सा लपेटती कली स्वयं गुनगुनाने लगी। प्रौढ़ा स्वर नटिनी ने धीमी गुनगुनाहट को पहचाना और पल भर को चेहरा फक पड़ गया। बेवकूफ कहीं की! दबे स्वर में वह बच्ची सी मचल रही कली को फटकारने लगी। यह क्या कोई गाना है? वाह! आप क्या सोचती हैं कि ऐसी बीमारी का फांसी फंदा गले में पड़ गया है तो मैं जाने तक रामधुन छोड़ और कुछ सुन ही नहीं सकती? मैं यही गाना सुनकर रहूंगी। आपने नहीं सुनाया तो न फिर तीसरी कैप्सूल खाऊंगी, न बिस्तर पर लेटूंगी, खुद ड्राइव करके पूरा इलाहाबाद घूम आऊंगी। यह कली की सबसे बड़ी धमकी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि बाहर से भली चंगी स्वस्थ दिखने वाली उस लड़की के पीठ में कभी भी शरीर में घात लगाए बैठा छिपा रोग शत्रु घातक छुरा घूम सकता है। एक बार कहीं सामान्य चोट भी खा गई तो अनवरत बहते रक्त प्रवाह को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। जिद्दी कली को असाध्य रोग की पीड़ा ने और भी जिद्दी बना दिया था। पन्ना सिर झुकाकर गाने लगी, जो बनवा के रस जो बनवा के रस ले गई लो, गूंजी रे भंवरा। वर्षों के रियाज में सदा मिश्री गुला कंठ स्वर एक ही पंक्ति को बार बार दोहराने लगा। अपने स्वाभाविक स्वर को शायद कुछ दबाकर ही पन्ना गा रही थी, पर क्या आसन्न पर मृत्यु की सारंगी ही उसे जवाबी संकेत दे रही थी? प्रवीर को लगा बिस्तर पर पड़ी कली उस मधुर गुंज के साथ साथ कुमलाती जा रही है। उसके जी में आया वह सबके सामने निर्लज्ज बनकर उसे गोदी में उठाकर कहीं भाग जाए। ले, अब तो खाएगी कैप्सूल? पन्ना ने बड़े दुलार से आंटी के हाथ से कैप्सूल लेकर उसे खिला दिया और उठ गई। चलूं, आरती कराऊं? आप भी तो थक गए होंगे। अपनी मधुर मोहक मुस्कान के साथ वह प्रवीर की ओर मुड़कर ठिठक गई। मैंने इनके लिए कमरा ठीक कर दिया है, आंटी बड़े उत्साह से कहने लगी। बॉबी का कमरा खाली पड़ा है, खाना खाकर आराम से सो रहिएगा। अम्मा चली गई हैं आंटी, अब तुम जाकर खाना लगा दो। कली एक बार फिर उचक कर बैठ गई। उत्तेजना से उसकी दोनों आंखें चमकने लगी थी। जानते हो आंटी क्या कहती है? कहती है, अम्मा एकदम पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस लगती है। और जिस दिन पहली बार अम्मा को देखा तो बोली, हूबहू अपनी अम्मा का ठप्पा है कली। फिर अपनी एक आंख दुष्टता से मींचकर कली ने आंटी का हाथ पकड़कर बड़े लाड से हिला दिया। यू इडियट! कहती वह एक बार फिर तकिए पर सरक गई। लग रहा था न उसे बैठकर चैन आ रहा है न लेटकर। तब मैं क्या जानती थी सनी। अच्छा अच्छा, अब सुनो आंटी, खाना खूब बढ़िया बनवाना, समझी? कल तक ये पांडे जी के दामाद थे, आज से तुम्हारे दामाद है। ओह माय गॉड! आंटी ने पूरा एप्रन मुंह में ठूस लिया। चार पांच ठुड्डियों के शिलाखंडों में से झरझराती हंसी की आनंद निर्झरणी विराट वक्षस्थल के उत्तुंग पर्वतद्वय भिगोती विशाल उदर उदधि को प्रकंपित कर उठी। दिन भर में किया गया कली का एक आध ऐसा निर्लज्ज मजाक आंटी की सारी उदासी को दूर भगा देता था। आंटी चली गई तो दोनों एक बार फिर एकांत के धुंधलके में डूब गए। तुम सोच रहे होगे कि मैं कितनी बेहया हूँ। क्षण क्षण बदलते नित्य नवीन रूप के साथ कंठ का बहुरूपिया चोला भी क्या स्वयं ही बदल जाता है। कभी आनंदी हंसी का उज्जवल तार सप्तक प्रवीर को चौंका देता और कभी सिसकियों में डूबी आवाज उसका कलेजा कचोट उठती। बहुत पहले विवियन के डैडी हमारी जिद से ऊबकर हमें जेल दिखाने ले गए थे। खड़े होकर चक्की के बड़े बड़े पार्ट चलाते मुछंदर कैदी
निवाड़ बिनते, दरी बिनते ऐसे छोकरे कहती जिनकी शायद मूछें भी नहीं निकली थी। फिर फटी फटी आंखों और सपाट चेहरे वाली औरतें, जिनमें से एक नाउन थी, दूसरी मालिन, दोनों ने अपने अपने सुहाग को अपने हाथों से फूंक दिया था। पति घाती उन मर्दानी औरतों को देखकर सहमी विवियन बाहर भाग गई थी। डैडी, आपने हमें फांसी की सजा वाले कैदी नहीं दिखाए। मैंने कहा तो डैडी ने डपट दिया था, नहीं, वहां तुम लोग नहीं जा सकती, अश्लील गालियां बकते हैं अभागे। पर मैं जानबूझकर ही अपनी जिद से उस दालान में पहुंच गई जहां चिड़ियाघर के सींगचों में बंद वे भूखे शेर चक्कर लगा रहे थे। मुझे देखते ही उनके अश्लील ठहाकों की पिचकारियां छूटने लगी। जेलर को देखकर भी वे अपने को नहीं रोक पाए। मुझे खींचकर विवियन के डैडी बाहर चले आए। मौत की सजा मिली है, इसी से ये जंगली ढोर बेहया हो गए हैं, उन्होंने कहा था। मुझे भी मौत की उसी सजा ने बेहया बना दिया है। कली ने हंसकर प्रवीर का हाथ दबा दिया। तुम जल्दी ही चले जाओगे क्या? जाना तो मुझे आज ही था, अब कहीं से ट्रंक करना पड़ेगा। कल शाम को चलकर अब परसों ही पहुंचूंगा। पल भर को कली का क्लांत चेहरा फर से तकिए की गहराई में कछुए के सिर सा दुबक गया। आंटी के विराट शरीर को अपनी चुहल के भूकंपी धक्के से पत्ते सा हिलाने वाली, गंभीर माँ को अपनी बचकानी जिद से पराजित करने वाली कली जैसे चुक गई थी। शायद वह जान गई थी कि अपनी दुर्बल बाहें फैलाकर वह विवश जाने वाले को नहीं रोक पाएगी। मैं तुम्हें देखने फिर आऊंगा कली। प्रवीण ने उसके नुकीले कंधे पर हाथ रख दिया। अभी पहला ही चार्ज है ना। वह अपनी विवशता की कैफियत देने लगा। वह चुपचाप पड़ी रही। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि वह कब आएगा। शून्य में फैली दो दुर्बल बाहों के आह्वान से क्या दो स्वस्थ पुष्ट फैली बाहों ने उसे सहसा चुंबक सा अपनी ओर खींच लिया था। अम्मा आरती कर प्रसाद देने आई तो देखा प्रवीर बुद्ध सा कुर्सी पर ही बैठा था। अरे, आप तब से ऐसे ही बैठे हैं? खाना तैयार है, बस लगाने जा रही हूँ। आप गोश्त तो खाते हैं ना? कली फिर चहकने लगी। अम्मा, इन्हें कल जाना है, नहीं तो आपसे कहती इन्हें अपने हाथ का बना खड़े मसाले का गोश्त खिला दे। कोई बात नहीं बेटी, फिर जब आएंगे तो मुझे लिख देना, मैं वहां से आकर इन्हें अपने हाथ से गोश्त बनाकर खिला दूंगी। कैसी स्निग्ध रानियों वाली हंसी थी और आंखों से टपकता कैसा अपूर्व तेज। तुम्हें लिखने वाली तब तक रहे तब न। आनंदी आंखों से बड़ी देर से लुप्त हो गई हंसी एक बार फिर लौट आई। चुप कर, दिन भर बकती रहती है, न रहे तेरे दुश्मन। पन्ना खाना लगाने चली गई तो दब से हंसी का दिया फिर से बुझ गया। कल वह चला जाएगा। मैं तुम्हें देखने जल्दी ही आऊंगा कली, और बार बार आता रहूंगा। प्रवीर ने कली के बिखरे बालों को सहलाया। मत आना, मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना है। अपनी घुटन उसने कंठ ही में घुटक ली। विद्रोहने का अटपटा आदेश प्रवीर नहीं सुन पाया। क्या कह रही हो कली? उसने बड़े लाड से पूछा और झुक गया। कुछ नहीं। कली ने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। रात का खाना उस दिन मेज पर न लगकर कली के कमरे में ही लगा। आंटी ने अपना वह डिनर सेट निकाला जो उन्हें उनके पहले प्रेमी ने उनकी 17वीं वर्षगांठ पर उपहार में दिया था। कली जानबूझकर ही उस ऐतिहासिक डिनर सेट की कहानी दोहराने लगी थी। आंटी के सब प्रेमियों ने उन्हें ऐसा ही उपहार दिया होता तो आज तक आंटी के पास 32 डिनर सेट होते। क्यों, है ना आंटी? वर्जित मीठी जेली के लिए मचलती कली को आंटी रोकने लगी तो वह पलंग से कूदकर प्रवीर के पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। देखते ही देखते उसने पन्ना की नजर बचाकर प्रवीर के हाथ से उसकी झूठी प्लेट छीन ली और ऐसे खाने लगी जैसे देवता का प्रसाद हो। अम्मा हाथ धोकर लौटी तो वह शांत आज्ञाकारिणी बालिका सी पलंग पर लेटी थी। मैं सोचती हूँ आज कली दिन भर नहीं सोई है, अब और स्ट्रेन करना ठीक नहीं है। और दिन काटने पर भी न कटने वाला समय क्या आज पंख लगाकर उड़ गया था? पन्ना का पलंग कली के पलंग से सटकर लगा था। चाहने पर भी चतुर बंदिनी अब सतर्क जेल वार्डन को नहीं छल सकती थी। कली के कमरे से एक कमरा छोड़कर ही बॉबी का वह कमरा था जहां आंटी प्रवीर को पहुंचा आई थी। प्रवीर सोया नहीं, खुली खिड़की के पास देर तक ही खड़ा रहा। जिस अबाध्य प्रेम ने कली को उस रात दुस्साहसी छलांग के लिए प्रेरित किया था, वही दुस्साहस उसके नस नस में व्याप्त होकर उसे उन्मत्त बनाने लगा। क्यों न वह दबे पैरों अंधेरे कमरों को टटोलता जाकर कली के सिरहाने खड़ा हो जाए और उसे चुपचाप बाहों में भरकर अपने कमरे में ले आए। पर उसके पार्श्व में तो एक ऐसी सतर्क संरक्षिका सो रही है
जिसने यौवन काल में रात रात पर जगकर न जाने कितने निशाचर अतिथियों का आतिथ्य निभाया होगा, वह क्या इस अतिथि की दबी आहट को भी नहीं पकड़ लेगी? आंटी ने कहा था कि डॉक्टर ने कली की अधिक से अधिक वर्ष भर जीने की अवधि दी है, पर संभव यह भी था कि मृत्यु कभी अनजाने में ही उसे आकर दबोच ले। एक बार दिल्ली जाने पर वह क्या सहज ही में फिर लौट पाएगा? इस अनिश्चित अवधि का एक एक अमूल्य क्षण वह मुट्ठी में दबोच कर भागना चाह रहा था। दिल्ली में पहुंचने पर चतुरा नई पत्नी की सतर्क दृष्टि के सर्चलाइट छल बल से बनाए गए अंधकार के घेरे को चीर भागते दस्यु को कभी भी पकड़ सकती थी। सोच विचार और मनस्ताप से बिंधा प्रवीर कभी बड़े दुस्साहस से बरामदे तक जाता, पर दूसरे ही पल पन्ना की खांसी उसे कायर बना देती। सारी रात ऐसे ही कवायद में बीत गई। उजाला ठीक से हुआ भी नहीं था कि वह बरामदे में टहलने लगा। अचानक भड़ाक से द्वार खोलकर हाँफती सिसकती आंटी उससे लिपट गई। सनी, गजब हो गया। मैं सुबह ही कैप्सूल खिलाने गई तो देखा ठंडी पड़ी है। मुंह से अजीब आवाज निकल रही है। ऐसा तो कभी करती ही नहीं थी। तुम चलकर देखो जरा। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। मुझे तो लग रहा है शी इज सिंकिंग। कल रात जो आनंद उर्मियां बिखेरती, चपल मछली से सर्र तैरती इधर उधर नाच रही थी, वो डूब कैसे सकती थी? प्रवीर कमरे में पहुंचा तो पन्ना सिरहाने बैठी रुमाल से कली के ललाट का पसीना पोंछ रही थी। दोनों हाथ छाती में धरे वह जिस प्रगाढ़ निद्रा में डूबी सो रही थी, उसको प्रवीर ने देखते ही पहचान लिया। क्या ऐसी बीमारी में भी वह त्रैलोक के दर्शन की गोलियां नहीं छोड़ सकी थी? कभी कभी सारा शरीर ऐंठन से गठरी बन जाता और पल भर को सुंदर चेहरा पीड़ा से विकृत होकर नीला पड़ जाता। दूसरे क्षण फिर गर्दन लटक जाती, चेहरे पर शांत निद्र शिशु की सी मुस्कान खेलने लगती और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास देख पन्ना बड़ी आश्वस्त दृष्टि से प्रवीर की ओर देखने लगती। डॉक्टर मोजेस ने आने में विलंब नहीं किया। झुककर उसने प्रगाढ़ निद्रा में डूबी अवश देह की एक एक पसली को ठोक पीट कर देखा। अनुभवी हाथ में नाड़ी की क्षीण गति को बांधा। रेशमी पलकों की चिलमन को बरबस चीर कर क्षण क्षण पथरा रही आंखों को देखा और फिर खड़ा हो गया। जिस रोग ने इतने महीनों से घात लगाई थी, इस बार का प्राणघाती अभियुक्त वह रोग नहीं था। इसमें डॉक्टर को भी संदेह नहीं था। इसने कुछ खा लिया है, वह धीमे स्वर में कहने लगा। बहुत बड़ी मात्रा में खाया है। हो सकता है स्लीपिंग पिल्स की पूरी शीशी ही घुटक ली है। अस्पताल ले जाने में बेकार परेशानी में पड़ जाओगी। उस पर भी अब कोई बचा नहीं सकता। पल्स इज ऑलमोस्ट गॉन। हो सकता है 10 मिनट या 15 मिनट। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि सांस लेने को जूझती हाफती कली हार कर चुक गई। मृत्यु सुनने में कितनी भयावह लगती है, पर देखने में उतनी ही निरीह, स्वाभाविक। अभी वह थी और अभी नहीं। दोनों हाथ अभी भी छाती पर धरे थे। अर्ध उन्मिलित बड़ी आंखें तो पहले भी ऐसे ही अधखुली कर सोती थी वह। आंटी अपने को रोक नहीं पाई। हिस्टेरिकल सिस्टियों के से विराट देह कांपने लगी, पर पन्ना शांत स्थिर बैठी थी। ऐसी ही स्तब्ध होकर वह तब भी बैठी रही थी जब विधाता ने इस अनामा संतान को उसकी सूनी कोख में डाल आकस्मिक औदार्य से उसे मां बना दिया था, और आज उसी आकस्मिक क्रूर हृदयहीनता से उसे एक बार फिर संतानहीना बना दिया। डॉक्टर आंटी का पुराना मित्र था। सिसकती आंटी के कान के पास जाकर वह फिर फुसफुसाने लगा। मैं सोचता हूँ अब देर मत करो, जितने जल्दी हो इसकी मिट्टी उठा दो। आजकल की पुलिस का कोई ठीक ठिकाना नहीं। ईसाई टोले से पहली हिंदू मिट्टी उठ रही थी। इसी से आंटी को हिंदू इष्टमित्र जुटाने में कुछ विलंब हुआ। स्वयं उनके हिंदू कमिश्नर मित्र ने आकर उनकी सहायता की। प्रवीर एक बार भी बाहर नहीं निकला। पता नहीं आंटी के बंगले का कौन सा अनजान अंधेरा कमरा था वह। शायद पैंट्री थी। वहीं चोर सा दुबक कर घंटों बैठा रहा। बड़ी देर बाद आंटी चाय का प्याला लिए उसे ढूंढती ढूंढती पहुंच गई। अरे तुम यहाँ बैठे हो? उसे तो कब का ले गए। ऐसी सुंदर देह और जलाकर खाक कर देंगे। हिंदू शास्त्र हमारी समझ में नहीं आता। अपनी सिमेट्री में होती तो मार्बल टॉप बनवाती। आंटी का गला रुंध गया। कब्र के पत्थर के नीचे दबने से तो अच्छा था कि चिता में जलकर उसका कुछ भी शेष न रहे। तुम बैठो सनी, मैं जरा चर्च जा रही हूँ टू प्रे फॉर हर सोल। मर्दाने रुमाल से नाक पोंछती आंटी चली गई। प्रवीर के हाथ का प्याला कांप गया। टू प्रे फॉर हर सोल? जिसने उसके चदरे से अपनी चुनरी के गांठ बांधकर श्मशान में महोत्सव मनाया था,
क्या वह उसके आत्मा की शांति के लिए एक बूंद पानी भी नहीं देगा? हड़बड़ाकर वह उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। संगम पहुंचा तो डूबते सूरज ने गंगा का आंचल रंग यमुना का छोर थाम लिया था। एक टूटे से बजरे में संगम के बीच पहुंचकर वह उतर गया। फिर बड़ी असमंजस में दोनों पैर पानी में डुबोए कुछ देर तक खड़ा ही रह गया। क्या किसी की मिट्टी देकर आए हो बाबू? अधेड़ नाव वाले की सहानुभूतिपूर्ण जिज्ञासा को उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, पर वह उसके उदास चेहरे की व्यथा को भांपकर समझ गया कि चोट ताजी है। ठीक जगह पर खड़े हो बाबू, मिट्टी को पानी यही दिया जाता है। दक्षिणाभिमुख हो उसने एक अंजलि भरकर मुक्तिदायी पावन अमृत उठा लिया। पर क्या कहकर छोड़ेगा यह जल? न उसका कुल था न गोत्र। हिंदू शास्त्र तो उस पार जाने वाले यात्री से भी कुल गोत्र का वीसा मांगता है। तब क्या यह जल उस अनामा कुल गोत्र की प्रेत्योनि तक नहीं पहुंचेगा? एक पल को उसे लगा जन्म जन्मांतर के तृषार्थ दो सूखे अधर उसकी जल भरी अंजलि से सट गए हैं। ललाट पर वैष्णवी त्रिपुंड, गले में तुलसी की माला, अर्धनग्न पीठ पर फैले काले केश। संगम तट की प्यासी आदर्शी वैष्णवी उसके पास फिर आकर क्या खड़ी हो गई थी? प्रवीण ने आंखें बंद कर ली। ओठ स्वयं ही बुदबुदाने लगे। एकाग्रह प्रयतो भूत्वा इमं मंत्र मुदोरेत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव। विवशता से फैली हथेली में मुंदा जल झरझराकर फिर संगम के नीलाभ जल में एकाकार हो गया। मित्रों, ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कृति पुस्तक का आकार लेने भी नहीं पाती है, किंतु उसकी प्रसिद्धि से साहित्य जगत चौंक जाता है। कृष्णकली के साथ ऐसा ही हुआ था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा लिखित उपन्यास कृष्णकली, इसका 16वां और अंतिम भाग। मुझे पूरी आशा है कि आपको उपन्यास बड़ा रोचक लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। उपन्यास वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।